हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 16 नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इको मार्क स्कीम। देन हम देखेंगे INVAR मिसाइल के बारे में। साथ ही हम देखेंगे नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में। देन एक्सरसाइज गरुण 2025 हाल ही में रिलीज हुआ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इको मार्क स्कीम। तो यहाँ पर जो इको मार्क योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the scheme mandates the use of accurate environmental labeling to avoid misleading sustainability claims. और सेकंड स्टेटमेंट है, it encourages manufacturers to adopt resource efficient and eco-friendly production methods. And third statement is, the implementation of the scheme is managed by the Niti Aayog and the Ministry of Environment. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इको मार्क जो स्कीम है इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है थर्ड, जबकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसको नीति आयोग मैनेज नहीं करता है, ये मैनेज किया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। सो आप देख सकते हैं the EcoMark scheme is an eco-labeling initiative introduced by the Government of India to help consumers identify products that have minimal environmental impact throughout their life cycle. सो ये जो स्कीम है ये प्रमोट करती है एक्यूरेट इन्वायरमेंटल लेबलिंग, इंश्योरिंग दैट मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट मिसलीड कंज्यूमर्स विद फॉल्स और वेग सस्टेनेबिलिटी क्लेम्स. So transparency in labeling allows consumers to make informed choices based on genuine environmental crisis. So one of the scheme's key objective is to encourage resource efficient and environment friendly production process, and it aims to reduce the ecological footprint of consumer goods by incentivizing producers to follow sustainable practices including energy and water conservation, waste minimization and use of biodegradable materials. साथ ही अगर इस स्कीम के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इस स्कीम को मैनेज किया जाता है CPCB, जिसे हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। सो जो BIS है, इट सेट्स द प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया while CPCB हैंडल्स द इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये जो स्कीम है इकोमार्क स्कीम, इसको हाल ही में मॉडिफाई किया गया है जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What type of missile is INVAR that was recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है INVAR किस प्रकार की मिसाइल है जो कि हाल ही में खबरों में रही है। आपके ऑप्शंस हैं
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल या फिर सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आप देख सकते हैं The Ministry of Defense recently signed a deal with Bharat Dynamics Limited to procure INVAR anti-tank missiles worth over 2095 crore to strengthen T-90 tank firepower. सो आपने देखा कि जो INVAR है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है फायर्ड फ्रॉम द बैरल ऑफ T-90 टैंक्स and it offers long range precision strikes and can destroy tanks with explosive reactive armor. सो इसको बिल्ड किया गया है बाय द रसियाज रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट and produced in India under the license by Bharat Dynamics Limited. So it uses semi-automatic laser beam riding guidance, making it resistant to jamming. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। National Database for Emergency Management Platform is developed by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डाटाबेस प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सेकंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, थर्ड नीति आयोग या फिर डीआरडीओ जिसको हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। आपको बताना है नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ये जो प्लेटफॉर्म है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया है इसरो ने। आप देख सकते हैं The Ministry of Road Transport recently made it mandatory to use the National Database for Emergency Management Analysis in all highway detailed project reports. सो NDEM जो है ये एक यूनिक जियो पोर्टल है जो कि प्रोवाइड करता है स्पेस बेस्ड इनपुट्स एंड फोकस फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया. So it serves as a national repository of multi-scale geospatial data with the decision support tools. आपने देखा कि इसको डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर द गाइडेंस ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड दिस पोर्टल इज मेंटेन्ड बाय द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which airbase in France has the IAF contingent arrived to participate in exercise Garud 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस के किस एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास गरुड़ 2025 में भाग लेने के लिए पहुंच गई है? आपके ऑप्शंस हैं एवरिक्स एयरबेस, मॉन्ट डी मार्सन एयरबेस, सेंट डिजियर एयरबेस या फिर लियोन मोंट वर्दन एयरबेस।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो इंडियन एयरफोर्स है वो पहुंची है माउंट द मार्शन एयरबेस पर। आप देख सकते हैं an Indian Air Force contingent has arrived at Mont de Marsan Air Base in France to participate in the bilateral air exercise जिसका नाम है गरुण। सो गरुण जो एक्सरसाइज है ये शेड्यूल्ड है फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर 2025 and this exercise involves IAF Sukhoi 30 and MKI jets एंड ऑल्सो फ्रेंच रफेल फाइटर्स। सो ये जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य है इन्हांस करना इंटर ऑपरेबिलिटी एंड एक्सचेंज बेस्ट ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस। सो ये स्ट्रेंथन करता है लॉन्ग स्टैंडिंग इंडियन फ्रांस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को। आप ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज गरुण जो है ये बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड द फ्रांस। इसके साथ ही जो इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी की मध्य एक्सरसाइज होती है उसका नाम है वरुण। और शक्ति नाम से जो एक्सरसाइज होती है वो होती है इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Climate Risk Index 2026 released by the German Watch, where does India rank globally among the countries most affected by extreme weather events? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 है उसके अनुसार 1995 और 2024 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ या फिर 10th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा उसमें इंडिया की रैंक है 9th। आप देख सकते हैं The Climate Risk Index 2026 released by German Watch ranked India 9th among the countries most affected by extreme weather events between 1995 and 2024. So the country recorded around 430 extreme weather incidents in the past 30 years, causing losses of approximately $170 billion. सो जो रैपिड इवेंट्स होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनमें शामिल होते हैं स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड वाइल्ड फायर्स। So India ranked third globally in the terms of population affected behind Bangladesh and Philippines, and India has been placed in the continuous threat category indicating repeated and frequent climate disasters. आपने देखा कि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और इसमें जितनी हायर रैंक होती है वो उतना ही शो करती है कि वो बहुत ही ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड कंट्री है। कंटिन्यूअस थ्रेट कैटेगरी में जैसे कि आपने देखा भारत को रखा गया है। भारत के अलावा जो कंट्रीज हैं इस कैटेगरी में वो है फिलीपींस, निकारागुआ और हैती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
How many authors have been selected for the Sahitya Akademi Bal Sahitya Puraskar 2025 across different Indian languages? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए कितने लेखकों का चयन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 22, 23, 24 या फिर 25। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो टोटल 24 जो बाल साहित्य कलाकार हैं उनका चयन किया गया है। आप देख सकते हैं द साहित्य अकादमी announced 24 winners of the Bal Sahitya Puraskar 2025 across 24 Indian languages. So the awards was presented on 14th of November 2024 at Triveni Auditorium, Tushin Marg, New Delhi. So the ceremony was presided over by the Sahitya Akademi President Madhav Kaushik with Varsa Das as chief guest, and each awardee received a 50,000 check and a bronze plaque recognizing their literary contribution to children's literature. So आपने देखा कि इस वर्ष टोटल 24 विनर्स रहे हैं बाल साहित्य पुरस्कार के। साहित्य अकादमी की बात करें तो इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लिटरेचर है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 में। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो जो साहित्य अकादमी है इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में, और ये लिटरेरी से संबंधित जो अवार्ड्स हैं उनको प्रदान करता है। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।